कक्षा 10 के रसायन शास्त्र के जो पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, हम इसके बारे में समझते हैं। हम आपको बता दें कि ये हमारा सीरीज चल रहा है। यदि आप हमारे चैनल में नए जुड़े हैं तो अंत तक बने रहिए और देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही खास होने वाला है, चाहे किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हो। उस बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा खास है जहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, यानी कक्षा 10 में जहाँ पे एनसीईआरटी को क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। उसके लिए, उस राज्य के लिए क्या है, उस राज्य के बच्चों के लिए बहुत ही खास है। जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, इन सब बोर्ड के लिए है ये जो है वीडियो बहुत खास होने वाला है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक जब भी अभिक्रिया आती है तो सबसे पहले दिमाग में एक चीज़ बैठता है कि यहाँ पे ज़्यादातर संकेत का ही खेला होता है। यानी अगर कोई भी हम समीकरण लिखेंगे तो सबसे पहले उसके नाम के जगह पे हमें संकेत लिखना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें आपको क्या है, एक तरफ जैसे हम बताते हैं क्या नाम, जैसे एक तरफ क्या है तत्व, ये रहा जैसे एक तरफ तत्व है और एक तरफ क्या होगा संकेत, क्या हो जाएगा संकेत, जो कक्षा 9th में आप पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसका संकेत क्या होता है H। इसी तरह से आपका क्या होता है हीलियम, हीलियम, इसका संकेत होता है क्या He, इसका संकेत क्या होता है He, है ना, इसको छोटा अक्षर में ही लिख सकते हैं। उसके बाद उसी तरह से आपका क्या होता है लिथियम, ठीक है, लिथियम, लिथियम का संकेत होता है आपका Li। ठीक, अगर आपको क्या करना है, ये जो है ये जैसे ये नंबर 1 है ना, ये नंबर 2 पे, ये नंबर 3 पे, इसी तरह से लगभग आपको इस चैप्टर को समझने के लिए कम से कम आपको 30 तक का, मिनिमम 30 तक का जो है तत्व, यानी मिनिमम शुरू से लेकर 30 तक तत्व का क्या करना है, नाम के साथ साथ संकेत आपको अवश्य याद रखना है। और साथ ही साथ इसका जो द्रव्यमान, इसका जो परमाणु है क्या है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या, उसको भी आपको याद रखना है। जैसे इसका 1 है, इसका 2 है, इसका क्या है 3 है। अगर परमाणु संख्या आप याद रखिएगा तो आपको क्या करना होगा, जो समीकरण आप बनाइएगा या बनाने के लिए जो सीखेंगे हम लोग, उसमें आपको क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए क्या करते हैं, हम अध्याय की ओर चलते हैं और इस अध्याय का जो खास प्रश्न है हम उस पर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए समझते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी जब कोई पदार्थ एक या एक से अधिक से मिलकर क्या करता है, एक नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, तभी क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया। देखिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक बर्तन है, यहाँ पे कुछ चीज़ रखा हुआ है और यहाँ पे कोई चीज़ है ना। दोनों को हम क्या किए, मिलाएं, मिलाने के पश्चात एक नया बर्तन में हम रखें, ये इसका गुण ये अलग हो गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे पानी था, ये क्या था, पानी था, और यहाँ पे हम चीनी करेंगे, तो ये जो चीनी करेंगे और पानी, ये हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भौतिक, ये रासायनिक नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना है, रासायनिक। जैसे आप लोग देखे होंगे, कोई भी अगर चीज़ बनता है, कोई भी दवाई बनता है, एक निश्चित रेशियो में बनता है ना। तो यानी जो चीज़ बन गया और पुनः वह चीज़ नहीं बन पाता है, तो वैसी जो क्रिया होती है परिवर्तन, उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं ना। यहाँ पे एक चीज़ बताने का प्रयास किया गया है कि जो नए पदार्थ है, जो बनता है पदार्थ, उस पदार्थ के गुण से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न होता है। तो ऐसा समझिए यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो सकता है, या फिर एक भी पदार्थ हो सकता है ना, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बन सकता है या एक से अधिक पदार्थ बन सकता है। तो ऐसे ही क्या कहते हैं, इसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं ना। जैसे यहाँ पे देखिए,
जब Mg का मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम अलग गुण है, ऑक्सीजन का अलग गुण है, ये दोनों मिलके क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, यानी क्या होता है, इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होता है। याद रखिए ये जो पदार्थ है ना, ये पदार्थ जो मिला इसे बोलते हैं अभिकारक। इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, जो ये जो पदार्थ है मान के चलिए, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि Mg प्लस है ना O2 मिला के क्या होगा, MgO। तो ये वाला जो पदार्थ है हमारा क्या कहलाएगा, अभिकारक। क्या कहते हैं इसको, अभिकारक। और ये रासायनिक समीकरण के पश्चात जो बना उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद, जिसको यहाँ पे रिएक्टेंट कहा जाता है और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब समझते हैं कि ये रिएक्टेंट है क्या, तो इसका भी परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, कि रिएक्टेंट का परिभाषा क्या होता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया जब क्लोरीन के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोक्लोराइड बनता है ना, क्या बनता है, हाइड्रोक्लोराइड बनता है। ये वाला जो भाग है ये मतलब क्या, हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड। तो तीर से पहले वाला जो भाग है इसे क्या कहते हैं, अभिकारक, और तीर के बाद वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद, या फिर प्रतिफल कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं उत्पाद क्या कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल, जिसको इंग्लिश में प्रोडक्ट किसे कहते हैं, समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा H2O। क्या बन जाएगा आपका, H2O। और यहाँ पे संतुलित किया गया है, यहाँ पे क्या किया, संतुलित किया गया है, जैसे यहाँ पे भी संतुलित। अब यहाँ पे समझते हैं संतुलित है क्या, है ना। कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे ऐसे समझिए, जैसे A प्लस B प्रतिक्रिया अगर बनता है, यहाँ पे मान के चलो 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे AB3 इस तरह से बन गया, है ना। यानी इसका मतलब यहाँ पे 3 अणु, यहाँ पे तो 3 अणु ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पहले 2 पुरा दिए, यहाँ पहले कितना पुरा दिए, 2। तो जब यहाँ 2 पुरा दे, ये वाला और ये यहाँ पे 2 पुर गया। उसी तरह से यहाँ पे 3 है तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे अगर 2 कर देंगे तो 3 दूनी 6, यानी B की संख्या कितना है, 6 है, और A की संख्या 2 था तो इधर भी 2 है। यानी दोनों तरफ हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, संतुलित होगा, अन्यथा संतुलित नहीं होगा, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ खास बात है। वो खास बात क्या है, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे क्या हो गया, प्रतिफल बात कर लिया। अब हम समझते हैं क्या, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका जो है ना कुछ विशेषताएं होती है, जिसको हम गुण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, उसका गुण भी कह सकते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण के क्या क्या गुण है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि रासायनिक अभिक्रिया के विशेषताओं को लिखें, या रासायनिक समीकरण या अभिक्रियाओं के गुण को लिखें। अगर हम इसका गुण का चर्चा करेंगे तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखिए पहला इसका गुण है गैस की उत्पत्ति, है ना। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा कुछ भी हो सकता है, इसका सिर्फ मेन हमें क्या करना है, गुण पकड़ना है। बोला कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है ना, जिसमें क्या होती है, गैस की उत्पन्न होती है, यानी गैस भी, कई गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ कोई नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कई गैस उत्पन्न होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये रहा आपका एग्जाम्पल, है ना, कि कोई भी गैस अगर उत्पत्ति होता है किस प्रकार होता है। यदि सोडियम कार्बोनेट को तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डालने पर क्या बनता है, कार्बन CO2 उत्पन्न होता है। यानी अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या कर दें, मिला दें, तो हमें क्या, कौन सा गैस प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम इसका दूसरा अवस्था, है ना। तो दूसरा जो अवस्था है यहाँ पे, दूसरा चीज जो है, दूसरा गुण है इसका, क्या है, रंग में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात रंग में भी परिवर्तन होता है। किसमें, रंग में। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें रंग में परिवर्तन होता है। जैसे पोटेशियम पर मैग्नीशियम का बैगनी रंग, विलय में थोड़ा सा नींबू का रस डालने पर विलयन की बैगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है।
यानी अगर हम किसी तरह से कोई परिवर्तन करते हैं उसमें, अगर इस तरह से जैसे यहाँ बताया क्या कि पोटेशियम पर मैग्नेट का बैंगनी रंग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तीसरा देखते हैं ताप में परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में भी परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है ताप में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे बिना बुझा हुआ चूना को जल को मिलाने पर वो ऊष्मा उत्पन्न करता है। यदि आप चूना को क्या कीजिएगा, जल में मिला दीजिएगा तो अत्यधिक क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। चौथा इसका पॉइंट है अवस्था में परिवर्तन। अब अवस्था में परिवर्तन देखिए, आपको पता होगा कि ठोस, द्रव, गैस, है ना, इस तरह से अवस्था में होता है। यदि आपका यहाँ पे ऐसे समझिए कि यदि आपका जल है, यहाँ जल को अगर हम ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा, बर्फ। क्या बन जाएगा, बर्फ। तो बताइए ये तो द्रव था, द्रव में क्या बन गया, ठोस। क्या बन गया, ठोस। अगर हम ठोस को गर्म करेंगे तो फिर पुनः क्या हो जाएगा, जल बन जाएगा। यानी ये अपने अवस्था में परिवर्तन लाता है ना। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अवस्था में भी परिवर्तन लाता है। ठीक, तो ये हुआ इसका चौथा पॉइंट। जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम फीते को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है, यानी बनाता है। यहाँ अवस्था में परिवर्तन होता है। यहाँ पे जो है किस में परिवर्तन हुआ, अवस्था में परिवर्तन आपका हो गया। किस में परिवर्तन हुआ, अवस्था में परिवर्तन हो गया। तो चलिए हम समझते हैं यहाँ पे, है ना। चौथा जो है, पांचवा है अवक्षेप का बनना। क्या होता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात अवक्षेप का भी निर्माण होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए हम एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे बेरियम क्लोराइड के घोल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर क्या होता है, बेरियम सल्फेट का स्वयं अवक्षेप बनता है। अवक्षेप मतलब जैसे आप सब्जी वगैरह काटते हैं ना, उसके बाद क्या होता है, उसके साथ कुछ कीड़ा लगा रहता है या कुछ क्या होता है, छिलका होता है, उसको फेंक देते हैं। सेम उसी तरह से रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात भी अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। तो अब समझते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रासायनिक समीकरण। तो चलिए समझते हैं हम रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए सिंपल सा बात समझिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यदि कोई तत्व के नाम की जगह उसके संकेतों का प्रयोग कर सूत्र का उपयोग करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हुआ हमारा क्या, मैग्नीशियम, ये हो गया ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जगह मैग्नीशियम का सूत्र क्या, Mg, ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, O2। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी यहाँ पे नामों के जगह उनके सूत्रों का प्रयोग किए तो यही हमारा क्या कहलागा, समीकरण कहलागा। यही हमारा क्या कहलागा, समीकरण। याद रखिए समीकरण को संतुलित भी किया जाता है। अब संतुलित इसीलिए करते हैं ताकि दोनों तरफ बराबर हो, उसका जो अणु परमाणु क्या हो, बराबर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे संतुलित करते हैं, यहाँ पे MgO बना है, यानी हमने अभी बताया। जैसे यहाँ पे आपका क्या है, यदि मैग्नीशियम की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना। अब यहाँ पे देखो Mg की संख्या कितना, 1 है, यहाँ भी 1 है। यहाँ O की संख्या कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना, 1 है। तो पहले 2 पूरा देते हैं। जब O की संख्या 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन Mg की संख्या यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 पूरा दिए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, है ना। इस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका कुछ गुण, है ना। इसका क्या करेंगे, कुछ गुण भी देखते हैं कि रासायनिक समीकरण किस प्रकार लिखा जाता है ना, और किस प्रकार नहीं लिखा जाता है। इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे, है ना। पहले ये समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या और संतुलित रासायनिक समीकरण है क्या, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसके बाद आगे की ओर देखते हैं, है ना। उसके बाद आगे की ओर देखते हैं। जैसा कि ये सवाल है, ये जो बार बार क्वेश्चन जो है ना बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या पूछते हैं कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसे संतुलित करना आवश्यक क्यों है, यानी इसे संतुलित करना आवश्यक क्यों है। यहाँ पे होगा ऑप्शन क्या, क्वेश्चन में क्यों, क्या होगा, क्यों है। तो चलिए समझते हैं। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पादों की परमाणु संख्या क्या होता है, बराबर होता है, उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए
जैसे यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर जल प्राप्त होता है ना, क्या बनता है, जल प्राप्त होता है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2, सॉरी यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे देखिए H2O, तो यहाँ पे 2 था, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितना, 2, यहाँ पे 1, इसलिए यहाँ पे 2 पूरा दिए। अब यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे इसीलिए क्या किया, 4 पुराने के लिए। इधर चूंकि हाइड्रोजन की संख्या 4 है, इसलिए यहाँ पे भी क्या किए, 4 पुराने के लिए यहाँ पे 2 से गुना कर दिए, इसको मल्टीपल कर दिए। तो चलिए समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान समान होते हैं, इसलिए अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान को समान रखने के लिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। यानी किसके अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार वो क्या होता है कि दोनों तरफ जो रासायनिक अभिकारक और उत्पाद होते हैं, दोनों का क्या होता है, गुण क्या होता है, समान होता है, उसका द्रव्यमान समान होते हैं। जब द्रव्यमान समान होते हैं तो उसमें संख्या भी क्या होनी चाहिए, समान, इसीलिए वहां पे क्या करते हैं, उसको संतुलित करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसका जो उल्टा होता है रासायनिक समीकरण का, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण का, इसका उल्टा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए हम इसको समझते हैं, है ना, क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो जल प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2, ऑक्सीजन की संख्या 2, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 1। लेकिन ये क्या है, रासायनिक समीकरण जो है संतुलित नहीं है। ये जो है रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, इस तरह से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, कि रासायनिक समीकरण का जो विशेषता है उसके बारे में समझते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, है ना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए उसके क्या क्या विशेषता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं, है ना, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण की विशेषता या लाभ को लिखें, क्वेश्चन इस प्रकार आएगा। तो चलिए हमें किस प्रकार लिखना है कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ निम्नलिखित होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के रूप में निरूपित आसान होता है, इससे समय की बचत होती है। यदि हम रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, तो हमारा क्या होता है, समय का बचत होता है, लिखना नहीं पड़ता है, डायरेक्ट संकेत का उपयोग कर प्रयोग करते हैं, इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। दूसरा, रासायनिक समीकरण के को सहायता से उत्पाद एक निश्चित मात्रा में निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान गणना ठीक की जा सकता है। मतलब इसका उत्पाद का जो है रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो बनता है उत्पाद, उसका जो है ना ठीक द्रव्यमान निकाला जा सकता है। तीसरा, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। इसका जो गुण है, पूरे विश्व में एक ही प्रकार का जो है रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब गुण है, किसी की गुण है तो उसकी विशेषताएं, इसका क्या होता है, दुर्गुण भी होता है, जिसको हम आसान भाषा में क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं आसान भाषा में, दोष बोलते हैं, है ना। दोष मतलब फ्रेंड नहीं, मतलब यहाँ पे सीमाएं बोल सकता है ना, इस तरह से वो बोल सकता है। तो चलिए हम इसको भी देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण के सीमाएं या दोष को लिखें। तो हम क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण के सीमाएं या दोष निम्नलिखित हैं, यहाँ पे लिखिए, है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित है। रासायनिक समीकरण से अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं हो पाता है। मतलब यहाँ रासायनिक समीकरण में ये पता नहीं चलता है कि यह अवस्था किस अवस्था में है, भौतिक अवस्था में है या रासायनिक अवस्था में, इसका बारे में पता नहीं चलता है। दूसरा, रासायनिक समीकरण से पता चलता है कि अभिक्रिया किन दिशाओं में संभव है। मतलब रासायनिक समीकरण से ये पता ही नहीं चलता है कि अभिक्रिया किस दिशा में संभव है। तीसरा, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं होता है। यानी रासायनिक समीकरण के जो वेग उत्पन्न होता है उसके बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं होती है। समीकरण का यह भी जानकारी नहीं देता कि अभिक्रिया अभिकारकों के उत्पादों को कितनी मात्राएं खर्च हुई और तथा कितना निर्माण हुआ। मतलब रासायनिक समीकरण में तो यहाँ पे ये भी पता नहीं चलता है कि कितना मात्रा का उपयोग हुआ और कितना मात्रा का उपयोग नहीं हुआ, है ना। इन सब चीज़ों से भी क्या करता है, इसको वंचित रखा जाता है। क्या किया जाता है, वंचित रखा जाता है ना।
इन सब चीज़ों से भी इसको क्या किया जाता है, वंचित रखा जाता है। तो चलिए हम समझते हैं कुछ सवालों को यहाँ पे, है ना। ये रहा आपका सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया। क्या है ये, संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन से मतलब यही होता है कि संयोजन मतलब क्या, जोड़ना। क्या करना, संयोजन मतलब जोड़ना, जिसको इंग्लिश में कॉम्बिनेशन कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है, कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, संयोजन कहते हैं। जैसे कार्बन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है, कार्बन की प्रतिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है ना। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसी का जस्ट उल्टा, संयोजन का उल्टा होता है वियोजन। संयोजन मतलब एकत्रित करना, वियोजन मतलब अलग करना। तो यहाँ समझते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब एक टुकड़ा को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं रासायनिक समीकरण में प्राप्त होने वाली सूचनाएं। मतलब रासायनिक समीकरण में हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे, है ना। देखिए रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं को लिखें। तो रासायनिक समीकरण के प्राप्त होने वाले निम्नलिखित सूचनाएं होती है। पहला, अभिकारकों एवं उत्पादों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। अभिक्रिया में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद क्या बनते हैं इसके बारे में हमें पता चलता है ना। तीसरा है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षा संख्या जानकारी देता है। यानी ये रासायनिक अभिक्रिया समीकरण जो है परमाणु की संख्या के बारे में भी क्या करता है, ठीक ठीक जानकारी देने का प्रयास करता है। यह अभिकारकों एवं उत्पादों को मोलों के अनुपात में जानकारी प्राप्त देता है। यह अभिकारकों एवं उत्पादों को द्रव्यमान का अनुपात बताता है। यह गैस या अभिकारकों और उत्पादों के अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। यानी क्या होता है, उसका जो आयतन होता है, उसका अपेक्षित आयतन होता है, उसकी जानकारी इसको देता है। क्या करता है, इसकी जानकारी इसको देता है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक समीकरण लिख सकते हैं। उसका गुण भी देख लिए, उसका दोष भी देख लिए और समीकरण प्राप्त होने की सूचनाएं भी देख लिए हम, है ना। तो उस तरह से यहाँ पे देखिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा कुछ क्वेश्चन, देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी वैसे अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी अगर ऊष्मा की उपस्थिति में, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्मा, है ना। क्या हो जाता है, अगर ऊष्मा की उपस्थिति में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, वैसे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी जिसमें क्या होता है, ताप का बढ़ोतरी होती है, उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेथेन की प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो CO2 + H2O प्राप्त होता है ना। यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O क्या हो जाएगा, आपका जल हो गया। क्या हो गया, जल। अब यहाँ पे क्या किया, संतुलित करने का प्रयास किया है। अब होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे BaC, यहाँ पे देखिए, जैसे BaCOH डॉट, यहाँ पे देखा 8H2O + NH4C, यहाँ पे C, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, C3, है ना, यानी Cl होगा। क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। जब इसकी प्रतिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, BaCl2 + NH3 + 10H2O क्या हो जाएगा, प्लस ऊर्जा। मतलब ये उत्पन्न करता है, ये समीकरण यहाँ पूरा करता है। हमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये ऊर्जा से मतलब है। यानी यहाँ पे क्या होता है, ऊर्जा का उत्पन्न होता है। किसका उत्पन्न होता है, ऊर्जा का उत्पन्न होता है ना। तो चलिए देखते हैं और कुछ परिभाषाओं को इसका, है ना, जो खास खास परिभाषा है। एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलिए समझते हैं। विस्थापन मतलब क्या, एक दूसरे से क्या करना, प्रताड़ित करना, मतलब एक दूसरे से भेजना, है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो समझते हैं, वह अभिक्रिया जिससे किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणु की समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित किया जाता है तो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी यहाँ पे ये समझिए
कि अभिक्रिया के अणु का उपस्थित क्या होता है, परमाणु या परमाणु की संख्या समूह को क्या दूसरे परमाणु से विधायक किया जाता है, यानी क्या विस्थापित किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, ट्रेन आप लोग देखे होंगे, लोग क्या करते हैं, अगर कोई शक्तिशाली होता तो जबरदस्ती दूसरों को हटा के बैठ जाता। सेम उसी तरह से आप याद रख सकते हैं, जब लोहा की प्रतिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराई जाती है तो फेरन अम्ल और प्लस क्या कॉपर बनता है, यानी ये जो हुआ यहाँ SO4 इसके साथ जुड़ गया, किसके, Fe के पास, किसके पास, Fe के साथ जुड़ गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, एकल विस्थापन पूरा हो गया। अब होता है इसका क्या दूसरा, उभय विस्थापन। क्या होता है, उभय विस्थापन। चलिए देखते हैं, या द्विविस्थापन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास है। जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नई यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बोलता है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया BaCl2, यानी ब्रो क्या होगा आपका, सोडियम सल्फेट की प्रतिक्रिया, सोडियम सल्फेट की प्रतिक्रिया यहाँ पे जैसे Ba के साथ कराने पर क्या होता है, जैसे हम Ba के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका BaSO4 प्लस NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और ये हमारा क्या BaSO4 आपका क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, BaSO4 आपका प्राप्त हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, BaSO4 आपका प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कुछ अभिक्रियाओं को देखें, है ना, जो मेन अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में हम क्या किए, जाने। और इस तरह ये हमारा जो है ना केमिस्ट्री अध्याय का पहला अध्याय का पहला पार्ट है। इस तरह से हम आगे वाला वीडियो में इससे भी जो है ना समीकरण क्या करेंगे, मतलब इससे जो ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इस अध्याय से, उन सारे सवालों को हल करवाएंगे इसी आपका अध्याय में, ताकि आपको 2022 तक जो परीक्षा में आपको पूर्णतः सिलेबस समाप्त करवा देंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए आज यहीं पर अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।